हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्ता एज का। ये पार्ट 2 हमारा होगा। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। बस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे विक्रमादित्य भी बोला गया। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो भी कुमारगुप्त हैं और स्कंदगुप्त हैं। इसके बाद मतलब इसमें हम लोग पूरे अर्ली गुप्ता रूलर के बारे में पढ़ लेंगे। जो भी हमारे गुप्ता रूलर स्टार्टिंग में रहे हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे कुछ सेकंड। जिसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेटर जो गुप्ता रूलर्स हुए छोटे छोटे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करेंगे उसका अगर हम डेट देखते हैं 375 से लेके 415 एडी के बीच में। ठीक है, 375 से लेके 415 एडी का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले जो कभी कभी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है रामगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो गद्दी बैठा था वो रामगुप्त बैठा था। इट मीन्स जैसे कि अगर हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद अगर हम देखते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी बैठता है वो रामगुप्त के बारे में आता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखते हैं कि रामगुप्त ही समुद्रगुप्त का भाई था, सॉरी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों भाई थे। तो रामगुप्त के बारे में ऐसा मतलब बहुत जगह मतलब कहने का मतलब कि कहानी मिलता है कि उसे हराया गया था शक के राजा के द्वारा। ठीक है, जब रामगुप्त के को हराया गया था शक राजा के द्वारा, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में ऐसा कहानी है कि रामगुप्त को शकों ने हरा दिया। ठीक है, अब जब शकों ने हरा दिया तो इसके बदले रामगुप्त ने संधि किया। रामगुप्त ने संधि किया कि अपने वाइफ को शक राजा के पास भेज दिया, या शक राजाओं ने इसकी वाइफ को किडनैप करके ले चला गया। बट इस चीज को देख के चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय गया स्त्री का वेश बना के गया। मतलब इट मीन्स आप समझ लीजिए कि इस स्त्री का वेश बना के जाता है और शक के राजा को मार देता है। ठीक है, शक के राजा को मार देता है। उसके बाद फिर आता है तो अपने इस गुप्ता बात करें गुप्त वंश के ग्लोरी के लिए, गरिमा के लिए, इसके की इज्जत के लिए अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ही उसकी वाइफ, रामगुप्त की वाइफ ध्रुवा देवी से शादी कर लेता है। ठीक है, और ये रहा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का। और फिर ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, 375 एडी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 415 एडी तक ये रहता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, अगर थोड़ा सा अगर हम पहले देखते हैं तो समुद्रगुप्त का शादी होता है दत्ता देवी से। मैंने बताया था समुद्रगुप्त का शादी होता है दत्ता देवी से और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कहने का मतलब जन्म होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर माँ का नाम दत्ता देवी और अगर हम बाप का नाम अगर बात करेंगे तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय दो शादी करता है, एक ध्रुवा देवी से और एक करता है कुबेर नागा से। एक ध्रुवा देवी से करता शादी और एक करता शादी कुबेर नागा से। ठीक है, तो ध्रुवा देवी की अगर बात करेंगे, ध्रुवा देवी से जन्म होता है कुमारगुप्त का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से जन्म होता है कुमारगुप्त का, जिसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा कुमारगुप्त का जन्म होता है। और अगर हम बात करेंगे ये कुबेर नागा जो कि नाग वंश की कन्या थी, नाग वंश की कन्या थी, इससे होता है एक बेटी का जन्म, वो प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा किया है कि प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख भी आपको देखने को मिला। प्रभावती गुप्ता जो है इसका शादी, इसका अगर हम शादी की बात करते हैं, मैं यहाँ पे प्लस कर दूं समझ लीजिएगा, शादी होता है रुद्रसेन सेकंड से। ध्यान रखिएगा किससे शादी होता है? रुद्रसेन सेकंड से शादी होता है, जो कि वाकटक का किंग था, वाकटक का राजा था। ठीक है, तो वाकटक का राजा था रुद्रसेन द्वितीय, उससे शादी होता है किसका? तो प्रभावती गुप्ता का। तो ये आपका देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा मैंने फैमिली ट्री मैंने बनाया है, तो इससे आप चीजों को समझ पाइएगा। ठीक है, तो ध्रुवा देवी से होता है जो उसका नाम है कुमार गुप्त का जन्म। ठीक है, और नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद वो कुमार गुप्त ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले देखते हैं कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या क्या। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है, पहला बात इसको इसने उपाधि लिया विक्रमादित्य का। जब शकों को हराता है, जब ये शकों को हराता है तो ये जो उपाधि लेता है वो उपाधि किसका लेता है? वो विक्रमादित्य का। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य का। अभी तक किसी ने ये उपाधि नहीं लिया था। इसके पहले अगर हम बात करेंगे 58 बीसी में एक
एक लोकल राजा रहता है उज्जैन का एक लोकल राजा रहता है, मैं बताता हूँ। उज्जैन का एक लोकल राजा रहता है, वो शकों को हराता है और विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। और उस समय ही वो, अगर हम बात करेंगे तो विक्रम संवत चलाता है, ठीक है, विक्रम संवत। इसलिए बहुत ज्यादा रिलेशन मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और इसके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन भी दिया जाता है कि जैसे कि विक्रमादित्य का जो टाइटल मतलब पाने वाला सेकंड जो रूलर है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है। फर्स्ट में हमारा विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, एक लोकल आया था, उसका नाम आपको देखने को नहीं मिलता, बट उसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था शकों को हराने के बाद, और इसने भी शकों को हराने के बाद ही विक्रमादित्य का उपाधि लिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम देखेंगे, अब देखिए इसने जो शकों को हराया था, अगर देखिए, और फिर इसने सकारी की उपाधि ली, सकारी की उपाधि ली। इसने हराया था शकों को, कहाँ के शकों को, तो मालवा और गुजरात, मालवा और गुजरात के एरिया में जो शक रह रहे थे, उन शकों को हराया था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सकारी की उपाधि मिली। अच्छा, शकों को हराने के बाद इसने सिक्के चलाए, उसको बोल, चांदी के सिक्के चलाए, रजत रजत सिक्के चलाए, उसको कहलाया रूपयक, रूपयक कहलाया, क्या कहलाया, रूपयक। तो इस शकों को हराने के बाद इसने चांदी के सिक्के चलाए जो रूपयक कहलाए, रूपक कहलाए, ये आपको ध्यान रखना है। इसने परम भागवत की उपाधि ली, पीर्य उपाधि थे इसका, पीर्य उपाधि की बात करें एकदम अच्छा टाइटल, तो ये परम भागवत की उपाधि ली। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए इसने इस उपाधि को लिया। कौन सा, परम भागवत, भागवत विष्णु धर्म, विष्णु भगवान को ये बोलते हैं, तो ये परम भागवत की उपाधि, सहसांग की उपाधि लिया, तत्परिगृहिणी की उपाधि लिया, राजा धीराज श्री का उपाधि लिया। जितना भी उपाधि है सब कम से कम आपको याद रखना, ठीक है। देवराज की उपाधि, देवराज की उपाधि इसका मिलता है साची के अभिलेख में, साची का जिसका लेख है, साची अभिलेख, उसमें आपको देखने को मिलेगा देवराज की उपाधि। ठीक है, दिग्विजय की उपाधि आपको देवगिरी जो अभिलेख है, देवगिरी, ध्यान रखिएगा, सॉरी उदयगिरी, उदयगिरी नॉट देवगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी में, उदयगिरी का जो केव इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी का गुफा अभिलेख, ठीक है, गुफा अभिलेख कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इनका नाम क्या देखने को मिलता है, दिग्विजय। और देवश्री, देवश्री, दिग्विजय मतलब पूरे दुनिया को जीतने वाला, उसको दिग्विजय, देवश्री की उपाधि भी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे उपाधि था चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज देखेंगे इनके बारे में, जो अगर हम देखते हैं, एक मैं इधर इसमें मैं लिखूंगा, ठीक है। देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वारा जो जीता हुआ पार्ट है, एरिया है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर, ठीक है। देखिए ये सब एरियाज पहले से जीते हुए, देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, जिन्होंने गुप्त संवत चलाया, तो वो इस एरिया को जीते थे, मगध वाला, पाटलिपुत्रा वाला, छोटे छोटे पार्ट को। बट समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन बोला गया, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने बहुत ही ज्यादा एरिया को जीता, यहाँ तक कश्मीर, उस चारों तरफ वाले एरियाज को जीत गया। बट जब चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा तो ये मैंने बोला शकों को हराएगा, तो वेस्टर्न क्षत्रप तो जो पश्चिमी क्षत्रप था उसको हराता है, शकों को हराता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात वाला पार्ट को भी ये कैप्चर कर लेता है। अब गुप्ता इतने एरिया तक, ग्रीन वाला गुप्ता का पार्ट नहीं है, जो ग्रीन दिखाई पड़ रहा वो गुप्ता पीरियड में अभी तक नहीं हुआ है। ये टाइमिंग है चंद्रगुप्त द्वितीय तक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि इनके बहुत सारे अभिलेख है, इनके बहुत सारे अभिलेख है, और उन अभिलेखों में इनका नाम अलग अलग देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मैं इनके अभिलेखों को देखूंगा, अभिलेख, थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला, अभिलेख, इनके जो इंस्क्रिप्शन है कुछ महत्वपूर्ण है, थोड़ा थोड़ा देखें चीजों को, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए मथुरा इंस्क्रिप्शन में इनका नाम, मथुरा इंस्क्रिप्शन, बस आपको याद रखना है कि मथुरा इंस्क्रिप्शन इनसे संबंधित था, बस यही याद रखना और कुछ भी याद। मथुरा इंस्क्रिप्शन में शैव उदिताचार्य, मथुरा इंस्क्रिप्शन जो है आप देखिए, ध्यान रखिएगा, जो बेसिकली ये बेस्ड है शिवाइज्म पर, मतलब कि शिव को मानने
मतलब कहने का मतलब कि जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है बेस्ट है। शिव धर्म मतलब जो शैविज्म है, जो उसमें शैव धर्म था, जो शिव को भगवान शिव को मानते थे, उस पे बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें उदिता शैव उदिताचार की चर्चा है, ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब मैं उदयगिरी की बता, उदयगिरी उदयगिरी जो गुफा अभिलेख है, गुफा में लिखा गया है। तो इसमें मेनली चर्चा है इनका, इनको बोला गया दिग्विजय, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसने पूरे दुनिया को जीता। और राजा धीराज सिरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राजा धीराज सिरी। तो ये दो टाइटल्स मिलते हैं उदयगिरी केव में। और इसमें एक इनके एक और अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी वीडियो को देखिए तो कॉपी पेन साथ रहे, क्योंकि मैंने एक एक चीज हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर में बता रहा हूँ, तो इसका नोट्स आप बना सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आगे काम देगा। ठीक है, एक वीरसेन नाम का मंत्री चर्चा है, जो ध्यान क्या, संग्रह विग्रह संधि विग्रहक मंत्री था। अच्छा, संधि विग्रह मंत्री मैंने एक और पहले बताया था, वो था मैंने हरिसेन के बारे में, जो समुद्रगुप्त का जो पर्याप्त प्रशस्ति में जो देखने को मिलता है, वो आपको मिलता है हरिसेन के, वो भी संधि विग्राहक मंत्री था, महादंडा नायक था। तो ये वीरसेन एक संधि विग्राहक मंत्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, उसका भी चर्चा मिलता है उदयगिरी के में। सांची लेख, ये सांची लेख में चर्चा मिलता है इनका आमका देव, उसका सेनापति उसका मिलता, ठीक है। देखिए, और इसमें जो मेनली अगर हम बात करते हैं, इसमें मेनली बौद्ध के बारे में चर्चा है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है आपका ये सांची का जो अभिलेख है उसमें। ठीक है, तो अगर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख हैं तो ये मथुरा है, उदयगिरी है, सांची अभिलेख है और मेहरौली स्तंभ है। अब मेहरौली स्तंभ को हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है, उसको डिटेल से क्यों, क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत सारे चीजें समझना। मैं उसका एक यहाँ पे इमेज डाल दूं तो आपको चीजें समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, ये देखिए मेहरौली, मैं लेफ्ट डाल देता हूँ। देखिएगा, ठीक है, ये देखिए मेहरौली का स्तंभ लेख, बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे चीजें हमको इसमें याद रखना, ध्यान रखें, मैं बताऊंगा। मेहरौली स्तंभ लेख सबसे महत्वपूर्ण। देखिए मेहरौली स्तंभ लेख, अगर हम मेटलर्जी का उदाहरण देखें, मेटलर्जी का मैंने एनसीईआरटी में मैंने बताया मेटलर्जी का, तो आज की जो मेटलर्जी है उससे उसके अगर हम बात उसके तुलना में उसकी कंपेरिजन करें ना, तो उससे कम नहीं था। ये अभी तक इसमें जंक नहीं लगा, रस्टिंग नहीं हुआ, कितना गजब, इसमें अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है। ये 7.2 मीटर इसका हाइट है, मेहरौली का स्तंभ लेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया, स्टार्टिंग में मेहरौली का स्तंभ लेख का निर्माण जब हुआ, इसे खड़ा किया गया ब्यास नदी के तट पे। ठीक है, ब्यास नदी के तट पर खड़ा किया गया हिमाचल प्रदेश में। जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया मेहरौली के स्तंभ लेख को, तो ब्यास नदी के तट पे इसे बनाया गया। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे इतिहासकार ने बोला कि ये अभिलेख, जैसे कि इसके बारे में बताया गया कि जो डी आर भंडारकर ने बोला, डी आर भंडारकर ने बोला कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय, मैं सी टूल गई तो समझिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जब आफ्टर डेथ, जब इसका मृत्यु हो गया, तब इस स्तंभ लेख को खड़ा किया गया, फिर उसके बाद लिखा गया चीजें। ठीक है, बट एक अगर हम बात करेंगे डीसी सरकार हैं, जिनका क्या कहना है कि देखो ये अभिलेख ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है ना, इसको जो खड़ा किया गया मतलब जब चंद्रगुप्त द्वितीय के इंड टाइम मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जब अंतिम शासन काल था, उस समय इस पिलर को खड़ा किया गया, और बाद में इस पे जो लिखाया गया आफ्टर
इनग्रेव। और इसमें जो लिखा गया, इसमें जो छोटे छोटे चीजें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसमें जो लिखा गया वो बाद में लिखा गया। तो इस महरौली स्तंभ लेख के बारे में, ठीक है। तो शुरू में ब्यास नदी तट पे था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको अनंग पाल तोमर, दिल्ली का हो सकता है अनंग पाल तोमर, तोमर वंश का था, तोमर डायनेस्टी का अनंग पाल तोमर ने इस स्तंभ लेख को, स्तंभ मतलब पिलर एडिक्ट को कहां लाया, दिल्ली लाया। और दिल्ली में कहां स्थापित किया, दिल्ली के मेहरौली में। अच्छा ये मेहरौली में स्थापित किया, लेकिन ध्यान रखिए चीजों को, ये किया है दिल्ली की जो कुतुब मीनार है, दिल्ली कुतुब मीनार है उसके सामने, कुतुब मीनार के सामने मतलब उसके प्रांगण में। तो अभी इसका लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे। अच्छा इस अभिलेख में अगर क्या क्या चीज मिलता है, चंद्र, इस अभिलेख में चंद्र नाम का उल्लेख है, चंद्र राजा का। तो कहीं उसका जो नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्र आपका इसका जो चंद्रगुप्त, इसमें चंद्र नाम का जो उल्लेख है ना, तो उससे बहुत सारा अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग नाम बताया। किसी ने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, बट ये जो है बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मेहरौली का अभिलेख, ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना एक्सपेंशन मतलब अपना जो जीता है, एरिया को जीता है, होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बंगाल तक के अपने एरिया को फैलाया है। इसलिए इसमें बंग नाम का चर्चा है, बंग नाम के शब्द का चर्चा है कि बंगाल तक इसने एरिया को जीता। यहां तक कि बल्ख नाम का चर्चा, बल्ख नाम का चर्चा है, जो कि अफगानिस्तान तक के एरिया को इसने कैप्चर किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये मेहरौली का स्तंभ लेके लोहा का है, 7.2 मीटर हाइट है। अभी तक इसका अगर हम बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि ये रस्टिंग नहीं हुआ, ठीक है, इसमें अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ। ये मेहरौली के स्तंभ लेख में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं और इसके बारे में देखते हैं, अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो देखेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, हमने मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में बता दिया आपको, जितने भी अभिलेख था मैंने बता दिया। अब देखिए जैसे कि वेस्टर्न क्षत्रप को जीतता है, मेनली गुजरात और मालवा में जो शक रह रहे थे उस एरिया को ये जीतता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गुप्ता एम्पायर वेस्टर्न, इधर में ये मालवा है, इधर के क्षेत्र में, इधर में एक एरिया है उज्जैन, ठीक है, उज्जैन अभी मेनली बेसिकली उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो उज्जैन इतना ज़्यादा कहने का मतलब कि प्रोस्पेरस होता है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है उज्जैन। तो उज्जैन को ये बना लेता है मुख्य शहर, एक तरह से उज्जैन को मुख्य शहर बनाता है, और उज्जैन को ये बनाता है अपना राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। क्या बनाता है, सांस्कृतिक राजधानी। चीजों को समझ रहे होंगे, ये उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाता है, सेकंड कैपिटल बनाता है उज्जैन को, क्योंकि ये अपना एरिया को इधर फैला रहा था। इसलिए उज्जैन इतना ज्यादा समृद्ध था, उज्जैन इतना ज्यादा, इसके उज्जैन में सब कुछ था कि उसको बनाता है सांस्कृतिक राजधानी। और उस राजधानी के उस दरबार में, उज्जैन के राजधानी है उसके दरबार में, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, उज्जैन कोर्ट में, कोर्ट मतलब कि वहां के राज दरबार में, उज्जैन का जो राज दरबार था, उज्जैन को पहला बस सेकंड कैपिटल, दैट इज कल्चर कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके दरबार में रहते हैं नवरत्न, 9 फेमस स्कॉलर, 9 एकदम प्रसिद्ध विद्वान हैं जो इनके दरबार में रह रहे हैं, जो नवरत्न कहलाए। क्या कहलाए, नवरत्न। ध्यान रखिएगा, नवरत्न इंग्लिश में 9 जेम्स, या नवरत्न भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई भी दोनों चीज चलेगा। अब वो नवरत्न कौन कौन थे सबको जानना है, हर एक को जानना है नवरत्न कौन कौन थे, क्योंकि सवाल उससे आता है। पहला अगर हम बात करेंगे तो कालिदास, पहला का नाम है कालिदास।
देखिए कालिदास उन नौ रत्नों में से एक है। ये संस्कृत के कवि थे, संस्कृत पोएट, उस समय के सबसे फेमस अगर बात करें संस्कृत कवि कालिदास। कालिदास ने बहुत सारे किताब लिखे, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, मालवा गनिमित्र, मालवा गनिमित्र मित्रम, ठीक है, और बहुत सारे बुक इनका है कालिदास का। बट ये जो फेमस बुक था मैंने जो लिख दिया, जो इनके दरबार में होते थे, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे अमर सिंह। सारा को याद रखना आपको, अमर सिंह। देखिए अमर सिंह के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अमर सिंह के बारे में। इसने एक कोश की रचना की, अमर कोश की, अमर कोश, जो कि डिक्शनरी था एक तरह से, अमर कोश, ठीक है। इसने अमर कोश की रचना की, जो कि एक संस्कृत का डिक्शनरी है। क्या है? संस्कृत का डिक्शनरी है, संस्कृत का डिक्शनरी, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये अमर कोश संस्कृत का डिक्शनरी है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसकी रचना अमर सिंह ने किया है, इसको आपको याद रखना है। इस अमर कोश को अगर हम बात करें त्रिकांडा, त्रिकांडा भी बोला गया, इट आल्सो नोन एज त्रिकांडा। ध्यान रखिए, त्रिकांडा बोला गया अमर कोश, जो संस्कृत का डिक्शनरी था। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे संस्कृत के वर्ड हैं, होमोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, बहुत सारे वर्ड थे। इसमें एटलीस्ट 10,000, ठीक है, 10 पार्ट में त्रिकांडा में 10,000 शब्द थे, 10,000 शब्द। चलो सेकंड आपका अमर सिंह का फर्स्ट आपने देख लिया, सेकंड आपने देख लिया। एंड थर्ड वन इज, अगर तीसरा की अगर हम बात करते हैं, तीसरा नंबर पे आते हैं, तो ये जरूरी नहीं सीरियल वाइज याद रखना, बट मैं आपको बता रहा हूँ, वारामिहिर। वारामिहिर, वारामिहिर की अगर बात करें तो मैथमेटिशियन थे, पहला बात, गणितज्ञ थे, और एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोलॉगर मतलब हो गया आपका ध्यान रखिएगा खगोलविद, जो खगोल शास्त्र का ज्ञाता हो, खगोलविद मतलब जो यूनिवर्स ये सब चीजों को देखता हो, एस्ट्रोनॉमी सब चीजों को देखता हो, ये थे, ठीक है। इनके 2-3 मुख्य महत्वपूर्ण बुक हैं, इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण बुक भी लिखे। अगर आपको अगर याद रखना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक है पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इनका बुक है, जो मैथमेटिकल अगर बात करते हैं, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है। कैसा भैया? गणित का खगोलीय शास्त्र है, मतलब एक तरह से गणित खगोलीय शास्त्र को पढ़ना है गणित के माध्यम से, तो उसमें पंच सिद्धांतिका इनका एक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कि वेदांग ज्योतिष है ना, वेदांग ज्योतिष, उसी का ही एक ये तरह से पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में जैसे कि हम पंच सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, रोमाका सिद्धांतिका, बस आपको बस नाम थोड़ा सा याद रखना है। पॉलिसा, पॉलिसा सिद्धांतिका, इंग्लिश वाला भी सेम चीज लिखाएगा, तो इसलिए मैं इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, पॉलिसा सिद्धांतिका, क्योंकि ठीक है, ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ सिद्धांतिका, वशिष्ठ सिद्धांतिका, और पैतमहा सिद्धांत का, पैतमहा, इनके ये पंच सिद्धांतिका में ये 5 सिद्धांत है, 5 थ्योरी इन्होंने दिया, जो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और इनका किताब का नाम था क्या? पंच सिद्धांतिका। एंड अगर हम बात करेंगे और भी इनका जो किताब है, बृहत संहिता,
बृहत संहिता, इनका किताब का नाम है, सेकंड वाला किताब, ये फर्स्ट वाला किताब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अब बृहत संहिता में क्या भैया, तो बृहत संहिता में एक्चुअली जो है इसमें एस्ट्रोलॉजी है, मतलब खगोल विज्ञान है, प्लेनेटरी मूवमेंट है, किस तरह से ग्रह घूमते हैं, ग्रहों का मतलब एक तरह से घूमना, ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात है, इक्लिप्सेज है, रेनफॉल है, कैसे वर्षा होती है, बादल है, ये सब सारे चीजें इसमें है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे और भी चीजें, मैट्रोमैनिक रिलेशन है, जेम्स है, पल्स है, रिचुअल्स है, बहुत सारे, मतलब बृहत बहुत सारे इसके अंदर में थ्योरी दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक किताब है बृहत जातिका, बृहत जातका, बृहत जातिका तीसरा नंबर वाला किताब है। और इस किताब में क्या क्या भाई, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, बस चीजों को समझना है। बृहत जातका में है जो मेनली रूप से अगर हम जानेंगे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक खगोल विज्ञान है उसका मेनली रूप से इसमें कंपाइलेशन, इसका मेनली रूप से इसमें एक तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो हमने बता दिया 12 मिहिर के बारे में, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर। सवाल आए कि 12 मिहिर किसके दरबार में थे, तो आप बता पाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज, वो है हमारे धनवंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, धनवंतरी, जो कि जिसे फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोला जाता है, आयुर्वेद के पिता, आयुर्वेद के पिता के नाम से जाना जाता है कि ना धनवंतरी को, ये आपको पता भी होना चाहिए। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरह से क्या थे, फिजिशियन थे, इनके दरबार में क्या थे, एक फिजिशियन थे, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। धनवंतरी आपको पता चलिए, ठीक है। नाइन जेम्स में चौथा नंबर में आप देख रहे हो, ये है धनवंतरी, ठीक है। एंड नंबर 5, नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो घटक पाड़ा, घटक पाड़ा, क्या इंग्लिश में लिखता हूं, घटक पाड़ा, ये सब नाम अगर आप एक बार देख लेते हैं, एक से दो बार, तो आपको नाम याद करने में कोई बड़ा परेशानी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नाम ही याद नहीं होगा, सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घटक पारा, ये घटक पारा हिंदी में लिखता हूं, घटक कर पारा, घटकर पारा। अच्छा, घटकर पारा क्या थे, एक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, मतलब एक तरह समझिए कि एक तरह से बहुत अच्छा वास्तुविद थे, वास्तुकार थे, और इनको स्कल्पचर में बहुत अच्छा इनके पास नॉलेज था, डेप्थ नॉलेज। जितनी भी आप उसमें देखिएगा मंदिर वंदिर सब बने हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं घटक पारा ने अपना योगदान दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। घटक पर में, यहाँ घटक पारा है, घटक पर कहीं पर आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, तो वो प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। एंड 6 बात कर ले, शंकु का नाम है भैया, शंकु। क्या शंकु के बारे में क्या देखना है, ये भी क्या है, वास्तुकार है, ये भी आर्किटेक्चर है, मैं हिंदी लिखता हूँ वास्तुकार है, ठीक है। तो ये भी शंकु भी एक तरह के वास्तुकार थे, जिन्होंने लिखा शिल्प शास्त्र। इन्होंने किताब क्या लिखा, शिल्प शास्त्र, जिसमें तरह तरह के कैसे डिजाइनिंग तैयार करना, कैसे घर बनाना है, कैसे महल बनाना है, कैसे मंदिर बनाना है, सब डिजाइन है इसमें, मतलब शिल्प शास्त्र एक तरह की इन्होंने किताब लिखा, शंकु। 7वां देख लेते हैं, वरु रुचि देखते हैं, क्या है वरु रुचि, वरु रुचि नाम है इनका, वरु रुचि, वरु रुचि। अच्छा, वरु रुचि के बारे में सबसे मेन खास बात क्या है, ये एक ग्रामेरियन, एक व्याकरण विद थे, व्याकरण विद थे, और संस्कृत के एवं संस्कृत के विद्वान थे। थोड़ा वीडियो बड़ा है, बट नो डाउट आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने किताब लिखा प्राकृत परीक्षा, प्राकृत परीक्षा, परीक्षा, प्राकृत
प्रक्षा। ये प्राकृत भाषा का ग्रामर किताब है, ध्यान रखिए फर्स्ट ग्रामर। जैसे कि हर सब्जेक्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज का ग्रामर बुक होता है, तो फर्स्ट ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत भाषा उस समय की अगर बोलचाल की भाषा देखते हैं, आम आदमी की भाषा थे, वो विरोचित है, ठीक है। तो ये भी व्याकरण, अगर बात करें व्याकरणविद, ये भी थे विरोचित है। 8वें नंबर पर देखते हैं, जो अगर आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, वो आपको नाम सुनने को मिलेगा छनपक या छपनक, सॉरी छपनक, छपनक, ध्यान रखिएगा। तो ये छपनक का, छपनक के बारे में आपको ध्यान रखिए, ये एस्ट्रोलॉगर था एक ये भी एस्ट्रोलॉगर ही थे, जैसे कि वारा मिहिर थे, ये भी एस्ट्रोलॉगर थे। इन्होंने किताब लिखा ज्योतिष शास्त्र, ध्यान रखिएगा इनका किताब का नाम है ज्योतिष्य शास्त्र। सही से मैं नहीं लिख पा रहा, बाद में चलिए, ज्योतिष्य शास्त्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन किताब का नाम है ज्योतिष शास्त्र। कहीं ना कहीं वो ज्योतिषी पर डिपेंड करता है किताब, एस्ट्रोलॉगर पर डिपेंड करता है किताब, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एस्ट्रोलॉगर है, ज्योतिष शास्त्र, ये पूरे अगर हम बात कर लेते हैं तो ज्योतिष के ऊपर ये आपका बुक है, ठीक है, एस्ट्रोलॉगर। ये हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं 9वां नंबर पे, जो 9th लास्ट है, वो है बेताल भट्ट। तो विक्रम बेताल का बहुत सारा आपने कहानी भी सुना होगा। बेताल भट्ट की अगर बात करते हैं तो ये एक तरह का जादूगर था। क्या था? जादूगर। तो विक्रमादित्य और विक्रम बेताल का कहानी बहुत बार आपने सुना होगा। तो इट इज मैजिशियन थे जिन्हें मंत्र शास्त्र लिखा। क्या लिखा? मंत्र शास्त्र इनकी रचना है। जितने फेमस बुक हैं, बस आपको ये ध्यान रखना, नवों का नाम याद रखें, और नवों ने जो कुछ न कुछ बुक लिखा, उनको बस आप थोड़ा सा अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज। अब देखिए इनके दरबार में जो सबसे फेमस जो हम पढ़ते हैं, फाहयान आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड, इनके समय में एक यात्री आते हैं फाहयान। क्या नाम उनका है? ध्यान रखिएगा नाम, फाहयान। हिंदी में लिख दूं मैं, फाहयान। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, मैं पहले इसके बारे में लिखूंगा। चीनी यात्री थे। क्या थे? चाइना से आए थे घूमने। मैंने क्लास 6 में पढ़ा है इसके बारे में। इनका मेन मकसद था भाई कि हम पालावती आए किसी समय में, तो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में भैया, ठीक है। ये 399 से लेके 415 तक रहा, ठीक है, सॉरी मैं इधर ले लेता हूँ। 399 से लेके 415 तक के इंडिया में रहा। लगभग अगर हम बात कर लेते तो 15 साल या 16 साल आपको अलग अलग देखने को मिलता है इसके बारे में, बट आपको ध्यान रखना है ये 15 वर्षों तक इंडिया में रहा, ठीक है, 15 वर्षों तक इंडिया में रहा। ठीक है, अभी ये आया, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका बचपन का नाम बेसिकली हर जगह पूछता नहीं है, बट याद रखिए बचपन का नाम इसका, क्योंकि इसने अपने जो बुक है उसका बुक में अपना नाम इसने कुंड बताया है बचपन में, कुंड, ठीक है। इसका जन्म स्थान अगर हम बात कर ले, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो चाइना में जन्म होगा ना। इसका जन्म स्थान हुआ था बू बान। अच्छा, ये इंडिया, इनका उद्देश्य था क्या, पर्पस क्या था, इंडिया आने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साफ था इसका। क्या था उद्देश्य? बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना, बौद्ध ग्रंथों को जानना, बौद्ध ग्रंथ के बारे में स्टडी करने आया था कि बौद्ध ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। और क्या करने आया था भाई? और क्या करने आया था? तो और आया था कि जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उसको देखना, ठीक है, बौद्ध तीर्थों का भ्रमण,
मेनली रूप से ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ये इंडिया आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और स्थल मार्ग से आया। देखो इसका काम क्या, आया स्थल मार्ग से, लेकिन गया कैसे भैया, जल मार्ग से। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा, इसने अपनी किताब इसने एक लिखा, किताब इसका था अपना, वो किताब था फो क्यों की। फो नाम भी चाइना वाला है, क्यों की। इसने अपना किताब, इसमें किताब में पूरा वृतांत दिया है, इंडिया में घूमा, इंडिया में क्या देखा क्या नहीं देखा, अपना यात्रा कैसे किया, हर एक चीज को अपने इस किताब फो क्यों की में किया। इसके बारे में एक आपको कहानी देखने को मिला, जब ये लौट रहा था तो बहुत ही ज्यादा, जब समुद्र मार्ग से लौट रहा था तो बहुत ज्यादा आप देखिएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया, तो इसमें जितने भी सामान था सब कुछ फेंक दिया, कि अपने बुक को नहीं फेंका था, और बुद्ध भगवान का एक मूर्ति था उसको इसने नहीं फेंका था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में है। अगर हम देखते हैं इनके बारे में, और तो इनके जो आने का जो क्रम है थोड़ा सा उसको बारे में पढ़ लेंगे, किस तरह से इन्होंने आया, किस तरह से, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर देखते हैं, देखिए ध्यान से रखिएगा। ये देखिए ये कैसे कैसे चाइना से आए हैं, ये आप मैप में आप देख सकते हो। देखिए इसने अपना जो स्टार्ट किया, चलना जो स्टार्ट किया भाई, ये स्टार्ट किया यहाँ से। देखिए ये है इनका प्लेस, चांग इनका नाम है, इस जगह का नाम अगर बात करेंगे तो चंगन, यहाँ पे चंगन लिखा है, चंगन। ठीक है, चंगन से आगे बढ़ते हैं सांसन, सांसान जगह पे आते हैं। सांसन जगह पे जब आते हैं, ये भी चाइना में ही है, यहाँ पर हिनयान, सब लिखते हैं खुद ये कि मैं सांसन पहुंचा, वहां पे मैंने हिनयान के 4000 मतलब 4000 बौद्ध भिक्षुओं से मिला, 4000 हिनयान के 4000 बौद्ध भिक्षुओं के, हिनयान एक शाखा थी जहाँ पे इन्होंने मिला। अब बोला कि हम सांसान से आगे बढ़े तो हम पूछे कर शहर में, कहाँ पूछे भैया, कर शहर, अभी चाइना में ही है, मतलब पूरा मरुस्थल क्षेत्र को पार करते पैदल आ रहे हैं, कर शहर में आते हैं। तो कर शहर में अगर हम बात करेंगे, कर शहर के आगे बढ़ते हैं खोतान। खोतान एक जगह है, ये आप, ये जो आपका मैप में मैं यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा आपको, खोतान। अब खोतान के आगे बढ़ते हैं कासगर, कौन सा रहता है, कासगर, देखिए ध्यान रखिएगा। अब खोतान, अब देखिए खोतान में आते हैं तो यहाँ पर गोमती विहार, गोमती विहार एक यहाँ पे जगह है खोतान में। गोमती विहार में ये 10,000, 10 के मैं लिख दूंगा तो 10,000 हो गया, 10,000 ये उन्होंने महायान के बौद्ध भिक्षु, 10,000 महायान के 10,000 बौद्ध भिक्षुओं से इन्होंने मिला, कहाँ पे, तो खोतान में। कासगर से इन्हें क्रॉस करना पड़ता है सिंधु नदी, इंडस नदी क्रॉस करना पड़ता है, सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए कासगर को ये भाई चला जाता है उद्यान। उद्यान एक जगह है, ठीक है, आप देखिएगा इधर अफगानिस्तान के एरिया में इधर जगह उद्यान है, इस मैप में पूरा पता नहीं चल रहा, उद्यान जाता है, उद्यान जाएगा, फिर गंधार जाएगा, तक्षशिला, मतलब भटक रहा है रास्ता, या हो सकता है तो ये बौद्ध धर्मों की मतलब चीजों को देखने के लिए, तक्षशिला, फिर पेशावर, ठीक है, फिर पेशावर, फिर वहां पर नगरहार, ठीक है, नगरहार, नगरहार से अगर आगे जाता है नगरहार, ये फिर आप उसके बाद अफगानिस्तान वाला एरिया में भी है। यहाँ पर अफगानिस्तान से फिर देखिए ये फिर एरिया को यहाँ पे अगर देखिएगा इधर इंडस वैली को फिर से क्रॉस करता है, फिर से सिंधु घाटी को, सिंधु नदी को क्रॉस करता है, और उसके बाद एंट्री करता है पंजाब वाला क्षेत्र में। कहाँ करता है भैया, पंजाब वाला क्षेत्र में। आफ्टर पंजाब वाला क्षेत्र में क्रॉस करते हुए मध्य देश जाता है, मध्य देश जो सेंट्रल, उसमें मध्य देश था, ये वाला एरिया यहाँ पे मध्य देश में आता है,
फिर आफ्टर ऑल इतना बानु हो गया, मथुरा हो गया, संकीसा हो गया, श्रावस्ती हो गया, सोमनाथ हो गया, अब देख सारनाथ हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये सारे एरिया को कवर करते हुए धीमा धीमा ताम्री लिपाती होते हुए फिर देखिए ये वापस श्रीलंका होते हुए निकोबार आइलैंड होते होते पलेम्बंग में रुकता है, फिर ऐसे करते करते ये जंगझाओ जो है वहां जाके फिर इंडिया जाके मतलब चाइना में चला जाता। ये उनके आने का क्रम था। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को मैंने बता दिया डिटेल में, जिसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ज़्यादा जरूरी नहीं है हर एक चीज़ को रटना है, बट थोड़ा सा आप दिमाग में रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ा ये चीज़ है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसने मध्य देश के बारे में क्या कहा भाई, मध्य देश के बारे में बहुत चर्चा भी किया इसने अपने किताब में, मध्य देश के बारे में। मध्य देश के बारे में जो देखा, ये जो मध्य देश में इन्होंने जो देखा, मध्य देश बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो विंध्यन के पास वाला क्षेत्र है, विंध्यन गंगा यमुना दोआब है, उसके आसपास वाला क्षेत्र है मध्य देश में, ठीक है। तो मध्य देश के बारे में इसने क्या क्या बताया, अगर उसे विस्तृत वर्णन किया, उसमें बोला कि जो एरिया था यहाँ पे ब्राह्मणों का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला, इट मीन्स है कि यहाँ पे वर्चस्व किसका था, तो पृष्ठ का, ब्राह्मण है, पृष्ठ है, उनका यहाँ पे क्या है, वर्चस्व इस एरिया में। इस एरिया के लोग मांसाहारी नहीं है, मतलब नॉन वेज नहीं खाते हैं इन लोग, यहाँ तक इन लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इन्होंने सब कुछ लिखा है अपनी किताबों में, प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करते। तो आजकल भी देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण लोगों को नॉन वेज या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इन्होंने सबसे जो मेन वर्णन किया चंडाल के ऊपर, बहुत विस्तृत वर्णन किया चंडाल के ऊपर। इसने बोला एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है समाज में कि जो लाशों को जलाता है, लाशों को गढ़ता है, वो उसको चंडाल बोला गया। बोला एक तरह से ये ऐसे हैं कि ये जब नगर में आते हैं, ये जब नगर में आते हैं तो ये अपने साथ एक लकड़ी रखे होते, लकड़ी का छड़ी, स्टिक। क्यों? ये लकड़ी को, स्टिक को पटकते हुए आते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि भाई चंडाल आ रहा है, क्योंकि ये उस समय अछूत माना गया, बहुत ज्यादा अछूत, इसे पापी माना गया। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई इसको टच कर दे तो फिर वो एक तरह से गंदा हो जाएगा, और इस जिस एरिया से गुजर रहा तो कोई इसमें लोग टच ना कर पाए, इसने चंडाल का वर्णन किया। तो कहीं ना कहीं उस समय इंडियन समाज में जो अछूत के बारे में है, अछूत अनटचेबिलिटी को इसने दिखाया कि वो चंडालों का बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया था मध्य देश में, ये सारी चीजें बताया गया, ठीक है। इसने बताया दंड के बारे में कि जो पनिशमेंट का जो रूल था वो मध्य देश में वो ज्यादा कठोर नहीं था, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। ऐसा नहीं था कि तुम आदमी को मृत्यु दंड मिल जा रहा है, ऐसा नहीं था। बट हाँ ये था कि अगर कोई आदमी राजद्रोह करता है, मतलब देश के कोई गद्दारी करता है, राजद्रोह करता है, तो उसका हाथ काट लें। कौन सा हाथ? राइट हैंड, राइट हैंड को काट लिया जाएगा। इसने ये बताया कि जो विनिमय प्रणाली है, जो सामान को खरीदना है, सामान को जैसे कि आज हम लोग पैसा देकर सामान खरीदते हैं, तो बोला कि जो विनिमय प्रणाली है, जो एक्सचेंज मेथड है कोई सामान खरीदने का, वो है कौड़ियों से। कौड़ियों के बारे में बोला कि कौड़ियां चलता था और कौड़ियों से कोई भी सामान को इन लोग खरीदते थे। तो विनिमय प्रणाली में इन्होंने कौड़ियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया है ये, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया? पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने बताया बेसिकली दैत्यों द्वारा बनाया गया। बोला कि जो राक्षसों के द्वारा बनाया गया, दैत्यों के द्वारा बनाया गया शहर है पाटलिपुत्र। पता नहीं इन्होंने क्या देखा, तो ये सब मतलब बोला ये दैत्यों के द्वारा बनाया गया शहर है पाटलिपुत्र, ये, ठीक है। सारा चीज किसमें चर्चा है? तो क्योंकि में, फो क्योंकि में, ठीक है। फो क्योंकि रिटन बाय फायान, फो क्योंकि। तो देखिए आज के जो हमारा इस, अगर हम बात करते हैं आज के जो हमारा इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। हम सेकंड वीडियो में देख लेंगे कुमार गुप्त को, जो कि हमारा, उसके बाद थोड़ा सा स्कंद गुप्त को देख लेंगे। सेकंड वीडियो 20-25 मिनट का होगा तो वो सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो से आपका थोड़ा पढ़ने में बोरिंग हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया, मैंने बाइलिंगुअल भी चीज़ों को कवर किया, ऐसा नहीं कि मैं केवल हिंदी में बताया, सब कुछ मैंने सबसे बताते गया। जहाँ पे हिंदी लिखना था मैंने हिंदी लिखा।
तो हमने पूरे अच्छे तरीके से विक्रमादित्य को कैप्चर किया। आपके प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा, प्री क्या मेंस के चीज़ों को लिखने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा, किस तरह से एरिया को जीता, हराया, सब कुछ आप अपने रिटर्न फॉर्म में लिखेगा तो लिख पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद तब तक के लिए।